नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक समझिए। ये सॉल्यूशन चैप्टर का मेरे द्वारा बनाया गया लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा। वो आपका रहेगा हेनरी लॉ के बारे में, और आप एक एक करके इसको थोड़ा सा देखिएगा। मैं स्टार्टिंग एकदम बेसिक लेवल से कर रहा हूँ, उसके आगे आप देखिए। जैसे हमारे पास क्या होता है, मैं छोटा सा एक आइडिया दे दूँ। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, इनके टाइप की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी अगर ये कहा जाए कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट आप देखो, उस बेस पे सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ, बात ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर फ्यू टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ कुछ टाइप के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। जैसे मैं एक साइड लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या है, सॉल्यूट है, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्वेंट। हमारे पास अगर ध्यान हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको मैं वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ। ये आपके पास सॉल्यूट और यहाँ पर आपके पास क्या है, सॉल्वेंट। हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड हो सकता है, और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड हो सकता है। ये एक टाइप का सॉल्यूशन बन सकता है। ये सॉलिड रहे, ये लिक्विड रहे, या ये सॉलिड रहे, ये क्या रहे, गैस रहे, या फिर लिक्विड सॉलिड, लिक्विड 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 गैस। इसी तरह से गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये एक टाइप का सॉल्यूशन आपको मिलेगा जिसमें सॉलिड का सॉल्यूशन कहलाएगा, फिर ऐसे ही सॉलिड का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन कहलाएगा, ऐसे ही सॉलिड का गैस के साथ होगा। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे तो टोटल आपको 9 टाइप के सॉल्यूशंस क्या होंगे, मिलेंगे। ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन को जब आप मिला देंगे तो आप बोल सकते हैं कितने टाइप के सॉल्यूशन है, देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहां हमारे पास सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, 9 टाइप के हैं। अब आपको हम बता दे रहे हैं इन 9 टाइप के सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशन आपको पढ़ना है इस चैप्टर का, वो ये है कि अगर हम सॉलिड एंड सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक आपके पास जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, मैं उसमें बताऊंगा आपको इस टाइप के सॉल्यूशन। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज नहीं पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं उसको स्टार करके लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक आप सभी लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड का, जिसे हम आज एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। ये सॉल्यूशन आप सभी लोगों को अभी मैं बताने वाला हूं। और एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है गैस इन लिक्विड का, गैस इन लिक्विड का। तो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं इन 2 टाइप के सॉल्यूशन को क्या करना है, इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड, गैस इन लिक्विड्स से ही रिलेटेड आपके पास एक बहुत ही पॉपुलर लॉ है जिसका नाम क्या है, हेनरी लॉ। आप सभी लोगों को यही आपको पढ़ना है, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड की हम बात करते हैं। तो हमारे पास ये पहले टाइप का सॉल्यूशन जो आप पढ़ने चल रहे हैं वो कौन सा है, सॉलिड इन किसका, लिक्विड। देखिए एक एक करके आप हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। अब सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब है जो हमारे पास सॉल्यूट रहेगा वो आपका किस फिजिकल स्टेट में रहेगा, सॉलिड, और उसी जगह जो सॉल्वेंट हमारे पास रहेगा उसका जो फिजिकल स्टेट रहेगा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। और हम सभी लोगों को पता है कि जो लिक्विड होता है उनमें वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक बेहतर सॉल्वेंट होता है।
होता है। इसलिए जनरली आप ध्यान दीजिएगा, इस लिक्विड के जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वाटर एक बहुत ही बेहतर सॉल्वेंट होता है। मेरी बात समझ में? तो अब आप खुद समझने की कोशिश करिएगा कि लिक्विड के जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाटर। तो यहां हम ये भी बोल सकते हैं कि सॉलिड इन वाटर टाइप का हम सॉल्यूशन पढ़ने चल रहे हैं। और आप एक बात मैं फिर से आइडिया दे देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो सॉलिड आपका होगा ये जनरली एक टाइप का क्या रहेगा, साल्ट रहेगा। ये हमारी केमिस्ट्री में, ये आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं। इस तरह से ऐसा भी लिखा जा सकता है, साल्ट इन सॉलिड। क्या लिखा जा सकता है, साल्ट इन वाटर, सॉरी साल्ट इन क्या लिखा जा सकता है, वाटर। अब मैं सॉलिड इन लिक्विड के सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं, जनरली ऑल टाइप ऑफ सॉलिड, जनरली सॉलिड dissolve in liquid। जनरली क्या होता है, सॉलिड जो होते हैं लिक्विड में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब इसके आगे की जो कहानी है मैं उसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। जैसा कि अभी हम सब लोग बता रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन को हम पढ़ रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, जनरली जो सॉलिड होगा, जो एक टाइप का साल्ट है, वो क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा। और अब हम जो बताने चल रहे हैं उसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम सभी लोगों को एक पॉइंट होता है जिसका नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी। ये एक्सप्लेन किया जाता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं उसको समझा रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जैसे अगर पहले, सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन बताऊं तो आप बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉलिड, ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्ड टू 100 ग्राम of water for formation of saturated solution। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। देखिए मैं इसको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या किया है, 100 ग्राम। बात मेरी समझने की कोशिश करिएगा। हमने 100 ग्राम क्या लिया है, वाटर लिया है। अब यहाँ पे जो वाटर आपके पास है वो हमने अभी आपको बताया वो कैसा है, सॉल्वेंट जैसा है, राइट। इसमें मैं कह रहा हूं कि आप किसी सॉलिड को मिलाइए, किसी साल्ट को मिलाइए, ठीक है। आप जानते हैं जब साल्ट को मिलाएंगे तो ये इसमें घुलना चालू कर देगा। तो आप ऐसे साल्ट की क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, घुलता जाएगा। एक समय जरूर आएगा ये घुलना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो जब ये घुलना बंद कर देगा तब मैं ये कहूंगा कि यहां पर एक टाइप का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। क्या, एक टाइप का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। तो इस टाइप के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने कितना इस साल्ट को मिलाया है, वही जो अमाउंट होता है उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसीलिए देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ सॉलिड रिक्वायर्ड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां से देखिए 100 ग्राम ऑफ वाटर को हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, और इसको बनाने के लिए जितने अमाउंट में सॉलिड की जरूरत होगी हम सभी लोग उसे क्या नाम देंगे, सॉल्युबिलिटी। उम्मीद है ये चीज समझ में आया आपको। अच्छा, आगे भी एक छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ एनर्जी। in
डिसॉल्वेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो यहां पे दो तरह की एनर्जी का रोल होता है। इनमें से एक टाइप की एनर्जी हमारे पास कहलाती है लैटिस एनर्जी, दूसरे टाइप की एनर्जी कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं इन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करने चल रहा हूं, लैटिस एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड करता है कि सॉलिड आपका जो है उस लिक्विड में डिसॉल्व होगा कि नहीं। तो क्यों ऐसा होगा, थोड़ा सा उसको देखिएगा। देखिए, जो लैटिस एनर्जी है और दूसरे टाइप की एनर्जी कौन सी है, हाइड्रेशन एनर्जी। आप याद रखिएगा कि हम सभी लोग अगर ध्यान दें लैटिस एनर्जी को 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है, मैं उसका एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बस इतना जानिएगा कि लैटिस एनर्जी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसी जगह हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। अब ऐसा क्यों है उसको भी मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई साल्ट है NaCl, अगर आप इसको क्या करते हैं वाटर में डालते हैं तो यहां पर क्या होता है, ये NaCl के दो पार्ट हो जाते हैं, Na+ और Cl-। मेरी बात समझ में, ये जो आपके पास Na+ होता है, इस Na+ के चारों तरफ आपको मैं बता दे रहा हूं वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होना चालू कर देते हैं। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होना चालू कर देते हैं वो इनके द्वारा अट्रैक्ट होना चालू कर देते हैं। अट्रैक्ट मतलब क्या है, इनके साथ बॉन्ड बनाने लगते हैं। और जब बॉन्ड बनाने लगते हैं तो अब ये बॉन्ड किसके द्वारा बनाया जा रहा है, वाटर के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ जो एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड बनाने में हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है हम सभी लोग उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। बात मेरी समझ आई। और अगर आप ध्यान से देखेंगे लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है, ये NaCl अगर 1 मोल लिया गया है तो इसमें Na और Cl के बीच में जो बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। जरा कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही है और यहां बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी मिल रही है। तो जरा सोचिए कि यही एनर्जी अगर जो मिल रही है, ये एनर्जी अगर इनको मिल जाती है तो इनके बीच में बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और जब बॉन्डिंग टूट जाएगी तो Na+Cl- अलग हो जाएगा, वो पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यहां पर आपको मैं कुछ सिचुएशंस बता दे रहा हूं कि पानी में कैसे घुलेंगे और कब नहीं घुलेंगे। याद रखिएगा कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है लैटिस एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इस सिचुएशन में वो जो आपके पास साल्ट रहेगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा, वाटर में घुल जाएगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर उसी जगह पे हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास कम रहती है लैटिस एनर्जी के लिए, तो आप कहेंगे वहां पर जो साल्ट आपका होगा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, वो इनसॉल्युबल होगा। और थोड़ा सा इसको अच्छे से देखने की कोशिश करिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं जैसे चौक है, ये पानी में कब घुलेगा, जब इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इनकी बॉन्डिंग क्या होगी, टूटेगी। अगर इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी सफिशिएंट है तभी तो टूटेगा। और वो एनर्जी मुझे कहां से मिल रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी से मिल रहा है। यानी अगर हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि उनके बीच में बॉन्डिंग को क्या कर दे, तोड़ दे, तो वो साल्ट उस पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो इस तरह से मैंने अभी आपको बताया कब घुलेगा कब नहीं।
ठीक है। तो अब आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने जो अभी सॉल्वेबिलिटी की बात की है, क्या उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करेंगे, फैक्टर विच अफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, विच अफेक्ट ऑन सॉल्वेबिलिटी इन सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशन। हम इसी टाइप का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉलिड का किसमें, लिक्विड टाइप। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इनको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। याद रखिएगा केवल दो टाइप के फैक्टर होते हैं जो इनको इफेक्ट करेंगे। एक आपका होता है नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। मतलब ये जैसे आपने सुना होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब अगर हम सभी लोग पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, तो उसमें पोलर सॉल्यूट अच्छे से डिसॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। और उसी जगह अगर हम नॉन पोलर लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट होगा, तो वो बेहतर ढंग से डिसॉल्व किसमें होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल बेहतर है वाटर, और नॉन पोलर के लिए आप ध्यान दीजिएगा सॉल्वेंट का एग्जांपल है, जैसे आप बेंजीन की बात कर लीजिए, क्लोरोफॉर्म की बात कर लीजिए, एसीटोन की बात कर लीजिए, तो हमारे पास टॉलुएंट की बात कर लीजिए, बहुत सारे होते हैं जो एक टाइप के नॉन पोलर क्या होते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है। अब मैं दूसरे फैक्टर की बात बता रहा हूं, उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है, ये आपके पास पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। बात को समझने की कोशिश करिएगा। टेम्परेचर मीन्स क्या, हमें पता है कि हम किसी भी साल्ट को अगर पानी में मिलाते हैं तो वहां दो केस होता है। साल्ट को पानी में मिलाने के बाद या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी या तो प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होगा और या फिर प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है। अगर प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक का है तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। यह हम सभी लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल से समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पे रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड होता है एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन कैसा हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है फॉर एक्सोथर्मिक केस। इसी के जगह अगर एंडोथर्मिक की बात करते हैं, अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक वाला हुआ तो वहां पर ध्यान दीजिए जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये भी आप ली चैटलियर प्रिंसिपल से समझा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है अगर वो प्रोसेस कैसा रहता है, एंडोथर्मिक रहता है तो, क्योंकि इस केस में रिएक्शन आपका किस में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करिएगा जो हम आपको बताने चल रहे हैं। आइए हम नेक्स्ट टाइप के सॉल्यूशन को स्टडी करने चल रहे हैं। वो आपके पास है गैस इन लिक्विड, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सॉल्यूट आपके पास रहेगा वो गैस फेज में रहेगा, जो सॉल्वेंट हमारे पास में रहेगा वो आपका लिक्विड फेज में रहेगा। और ये आपके पास बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हेनरी लॉ के नाम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हेनरी लॉ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप सभी लोग इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम इनको कैसे समझाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चीजें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर हम सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले कि हेनरी लॉ को हम समझते हैं ये कहता क्या है। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस
in liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved. थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा और इसको हम एक सिंपल वे में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। और एक बात ये याद रखिएगा, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, एट गिवन टेम्परेचर हम ऐसा बोल सकते हैं। एट गिवन टेम्परेचर का मतलब क्या निकल रहा है, कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर है, अगर टेम्परेचर बदल दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बदल। ठीक है, अब हम इन्हीं को ध्यान में रखते हैं और एक काम करते हैं। सबसे पहली बात ये, जैसे मान लीजिए हम प्रेशर P से शो करते हैं तो वास्तव में ये एक टाइप का कैसा रहता है, पार्शियल प्रेशर रहता है। तो P इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया, उसमें x इंक्लूड किया गया है। x आपका सिंबल होता है किसका, मोल फ्रैक्शन का ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब आपको जैसे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैं कह सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, x के है। और जब इक्वल आप करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, kh। और इस kh को हम सभी लोग कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब हम सभी लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास जो है इक्वेशन जो कहलाता है, इसे हम हेनरी इक्वेशन बोल सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये है कि हम सभी लोग ध्यान देंगे, ये जो आपके पास x है, इसी के टर्म में हम सभी लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है हम इसको x के टर्म में ही बताएंगे। याद रहे कि अगर हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो समझिएगा जो सॉल्युबिलिटी होगी वो गैस की, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। मतलब अगर हम यहां से देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर है, कोई बात नहीं, हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x का भी लिख देते हैं। अब x आपके पास क्या है वो चीज आप समझ सकते हैं। व्हाट इज x, x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जैसा कि हमने अभी एक इक्वेशन पाया है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, P इज इक्वल क्या मिला है, kh मल्टीप्लाई क्या मिला हुआ है, x। और मैं बोल रहा हूं कि हम x के ही रेस्पेक्ट में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को क्या बताएंगे। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि अगर आप सभी लोग जैसे वहां पर देखें कि x की वैल्यू में बढ़ा रहा हूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो आपके पास kh होता है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर हम सभी लोग याद रखें kh के बारे में क्वेश्चंस कई हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ kh बताइए, यानी kh के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो आप सबसे पहली बात आप ध्यान देंगे, कई टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इट हैव सेम यूनिट एज प्रेशर। ये इसकी पहला कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम x की बात करें तो x एक टाइप का क्या है, मोल फ्रैक्शन। और हमें याद होगा कि x जो आपके पास है ये मोल फ्रैक्शन है और इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती है, यानी ये तो एक टाइप की क्या है, यूनिटलेस है। और जब ये यूनिटलेस है तो यहाँ पर जो kh होगी उसकी यूनिट क्या होगी, वो p की क्या होगी, बराबर होगी। और p एक टाइप का क्या है, प्रेशर है। इसीलिए मैंने इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखाया है या समझाया है कि इट हैव सेम यूनिट एज अ प्रेशर।
दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है KH वैल्यू डिपेंड्स नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? इट्स वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, यानी अलग अलग गैस के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बताइए? अलग। ठीक है, ये आपके पास होगा। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पर जो KH होगा इसकी भी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और चौथा और लास्ट पॉइंट एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जब KH बढ़ेगा तो X की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ये तब आपके पास होगा जब आप P को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। आप फॉर्मूले से देख लीजिए, जब आप P को कांस्टेंट रख देंगे तो KH और X एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। फॉर्मूले से समझ लीजिए, यानी KH की वैल्यू बढ़ेगी तो X की वैल्यू घटेगी, और X की वैल्यू घटेगी तो वहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी फाइनली अगर ध्यान दें, इन दोनों चीजों को रिलेट करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से KH बढ़ेगा, KH के बढ़ने से X क्या होगा? घटेगा, और X के घटने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? घटेगी। ये कब होगा? जब हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर की बात। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं इसका एक एग्जांपल छोटा सा आपको समझा रहा हूं, उसे भी आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर आपको याद हो, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हैं, थोड़ा सा मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं, जब आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो वहां पर अगर आपको याद होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक में हम ऐसा बोलते हैं कि आप हमको एकदम ठंडा कोल्ड ड्रिंक दीजिए, एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक दीजिए। चिल्ड मतलब क्या है? एकदम ठंडा। ठंडा मतलब क्या है? जिसका टेम्परेचर क्या हो? कम। अब आप खुद सोचो कि जब टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा। बात ध्यान देना, जब टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा, तो KH की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो X की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। और X की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा होगा तो कोल्ड ड्रिंक में याद होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉल्युबल किया जाता है लिक्विड में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा मोल उसमें सॉल्युबल रहेंगे वो कोल्ड ड्रिंक आपको अच्छी लगेगी। उसी जगह आप एक काम कर सकते हैं, बाहर भी रखा रहता है बिना ठंडा किया हुआ कोल्ड ड्रिंक, आप उसको पीकर देखिए, उसका जो टेस्ट होगा और जो एकदम ठंडी कोल्ड ड्रिंक रहेगी उसका जो टेस्ट होगा उसमें जमीन आसमान का अंतर रहेगा। बाहर जो ऐसे धूप में रखी गई है गर्म कोल्ड ड्रिंक, गर्म है तो उसे कोल्ड ड्रिंक तो नहीं बोलेंगे, हॉट ड्रिंक बोलेंगे, वो आपके पास अगर पियोगे तो उसका टेस्ट एकदम बेकार रहेगा, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वहां पर क्या है? टेम्परेचर क्या है? पहली बात ध्यान दीजिएगा, ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा होने से KH क्या होगा? ज्यादा होगा, और KH ज्यादा होने से X क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स उसमें कम सॉल्युबल होंगे, और जो सॉल्युबल नहीं होंगे तो आप बोल सकते हैं उसका टेस्ट एकदम बेकार होगा। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, इसको वैसे लॉजिकल वे में समझ आइए कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं भी गैस की एस्केप होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, गैस बाहर क्या होगा? निकल जाएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। वैसे भी हमें याद होगा कि हम सभी लोगों को याद होना चाहिए कि गैस को अगर लिक्विड में लाना है, लिक्विड में इसको सॉल्युबल बनाना है, तो वहां पर आपको याद होना चाहिए कोल्ड ड्रिंक का सबसे बेटर एग्जांपल है। क्योंकि आप बताइए गैस के मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं? कम होते हैं। कहीं ना कहीं हमको स्पेस को क्या करना है? कम करना है। स्पेस को कम करने के लिए प्रेशर क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो एक कंडीशन आपने देखा होगा कि प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, मोर प्रेशर होना चाहिए। बात समझ पाए? अब आप बताओ अगर आप टेम्परेचर देंगे डिस्टेंस बढ़ेगी ना,
तो जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऐसा थोड़ी होगा, जब टेम्परेचर नहीं देंगे, कम करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है मोर प्रेशर और लो टेम्परेचर, ये दोनों की दोनों सिचुएशन एक अच्छी सिचुएशन मानी जाती है किसी भी गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करने के लिए। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे और एकदम कम टेम्परेचर पे सॉल्युबल किया जाता है। बात मेरी समझ पाए? हाई प्रेशर का आप देखिए, थोड़ा सा ऐसे मूव करा के देखिए, जैसे ऑन करेंगे तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बड़े प्रेशर के साथ बाहर क्या होगी, निकलेगी। ये भी आप समझिए उसके अंदर हाई प्रेशर रहता है। और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उसका ग्लास देखिएगा, वो थोड़ा मजबूत रहता है कि ब्लास्ट ना हो जाए या गिरने से टूट ना जाए, ये सारी बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें एक्सप्लेन की जाती है हेनरी लॉ से, और जो आपके पास वहां पे लिखा हुआ है। तो अभी तक हमने क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, थोड़ा सा आप ग्राफ को समझ लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ भी कभी कभी आता है। ग्राफ ये है कि अगर हम सभी लोग यहां पर देखें तो ये P इज इक्वल क्या मिला, KH मिला। यहां पे हम कंपेयर करें तो y इज इक्वल क्या कर सकते हैं, mx से कर सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पर अगर मोल फ्रैक्शन रख रहा हूं और यहां पर P को रख रहे हैं, इनके बीच में जो ग्राफ होगा एकदम कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। स्ट्रेट लाइन को भी किससे जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का कैसा इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये देखते हैं जो हमने अभी हेनरी लॉ पढ़ा है, इसके अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम सभी लोग, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट से कभी कभी पेपर में आ जाता है, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। जो हमारे पास हेनरी लॉ है, इसकी लिमिटेशन क्या होती है। देखिए इनकी लिमिटेशन को हम सभी लोग कैसे समझेंगे, उसको भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगर इनकी लिमिटेशन की बात करेंगे तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि प्रेशर जो है इज नॉट टू हाई। वो भी प्रेशर किसका लिया जाता है, गैस। तो प्रेशर ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, गैस। यानी प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, मतलब ये है कि गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाईली प्रेशर वाला गैस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि टेम्परेचर जो है इज नॉट टू लो, जो टेम्परेचर है ये बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरी आपके पास बात ये होती है कि हम सभी लोग जो भी गैस उस लिक्विड में, उस सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, वो गैस इस सॉल्वेंट के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन ना हो। यानी आप ये बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन ना हो गैस का सॉल्वेंट के साथ। मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ये दोनों के दोनों केस गैस के लिए ना हो। बात मेरी समझ पाया? ये आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये आपको मैंने कुछ लिमिटेशंस बताया है कि जैसे आपके पास ये पहला लिमिटेशन है, प्रेशर ऑफ गैस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो गैस आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, जो सॉल्युबल कर रहे हैं, वो गैस जो है उस सॉल्वेंट के साथ किसी तरह का कोई रिएक्शन ना करे। तो इस तरह से आप सभी लोगों को इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी एक नंबर पे पूछ लेता है कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखिए हेनरी लॉ जो आपके पास होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके कई एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे आपको हम पहला देखिए, पहला एप्लीकेशन आपके पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, डिसॉल्व होती है, और इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो दो ही, आपको याद होगा, दो कंडीशन में। एक आपके पास हाई प्रेशर सिचुएशन में उसको सॉल्युबल कराया जाता है, और दूसरी बात लो टेम्परेचर के सिचुएशन में। ये दो बहुत ही पॉपुलर सिचुएशंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें सॉल्युबल कराने की।
इनका एक दूसरा है, आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, एक्वेटिक सिस्टम। एक्वेरियम आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें मछली वगैरह जो है, फिश वगैरह, फिश एक्वेरियम जो होते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इक्वेटिक जो सिस्टम होती है, उस सिस्टम में जो लाइफ होती है किसी भी एनिमल्स की या किसी भी चीज की, वो थोड़ा सा क्या होती है, ज्यादा होती है, बहुत आप बोल सकते हैं कंफर्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटिक सिस्टम में आप देखेंगे वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। ध्यान से सुनिए, और जब टेम्परेचर कम रहेगा तो KH क्या होगा, वो भी कम रहेगा, और KH कम होगा तो X क्या होगा, ज्यादा होगा। और हम सभी लोगों को याद है, जीने के लिए मुझे कौन सी गैस की जरूरत है, ऑक्सीजन की। मतलब जब X ज्यादा होगा तो मैं बोल सकता हूं कि वहां पे ऑक्सीजन गैस जो है उस वाटर में सबसे ज्यादा क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन मोर डिसॉल्व इन वाटर। अगर वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व है तो वहां वाटर में रहने वाले जो है, जो भी लाइफ होंगे, जो भी वहां पे एनिमल्स होंगे, उनकी लाइफ क्या होगी, ज्यादा। एक ये सेकंड टाइप का एप्लीकेशन है, और एक थर्ड टाइप का एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं, उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहाड़ों पे रहने वाले जो लोग होते हैं, ध्यान से सुनना, ये बड़ा गजब का एप्लीकेशन है। पहाड़ों पे रहने वाले जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो ब्रेन एबिलिटी होती है वो थोड़ा सा कम होती है, किसके कंपेयर में, प्लेन पे रहने वाले लोगों के कंपेयर। यानी अगर हम ब्रेन एबिलिटी की बात करें कि ये जो आपके पास दिमाग होता है, ब्रेन एबिलिटी जो होती है आपके पास, ये जो है पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, यानी टॉप पे जो रहते हैं, उनमें क्या होती है, कम रहती है, थोड़ा सा कम क्वालिटी की रहती है। और प्लेन में जो रहते हैं उनकी क्या होती है, ज्यादा। ऐसा क्यों है उसको ही मैं बता रहा हूं। पहाड़ों पर जाने का मतलब क्या है, वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, साफ बात है। और प्रेशर कम होगा तो हमें पता है कि P इज इक्वल क्या होता है, KH X होता है। तो P के कम होने से X भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और X अगर कम हो जाएगा तो आप बताइए कि वहां पर जो आपके पास वाटर होगा या और कोई चीज होगी, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी में रहेगा। और यानी आप बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वो क्या रहेगा, गैस कम रहेगी। और जब कम रहेगी तो वहां पर थोड़ा सा जीना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो वहां पर आप ये भी बोल सकते हैं कि अब ऑक्सीजन में घुलती कहां, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ब्लड, यानी जो हमारे पास खून है, जो ब्लड है, उनमें ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, यानी ब्लड आपका अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वहां पर कहीं ना कहीं मेंटली लोग जो है कहीं ना कहीं पहाड़ों पर उतने अच्छे नहीं होते। तो इस तरह के आप सभी के लिए मैंने एक चैप्टर को क्लोज किया है जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। और आप सभी लोगों से बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेके पहले वीडियो से लेके लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो समझ में ना हो। अब मैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।